Dear students, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। जूल थॉमसन गुणांक के मान का निर्धारण और इन्वर्जन टेम्परेचर यानी कि व्युत्क्रम ताप। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, और जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जो गैसेस हैं जब उनका हम रुद्धोष्म प्रसार करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं, तो उस प्रसरण के अंदर जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं तो उनके मध्य में जो परस्पर आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उनको अपनी इंटरनल एनर्जी व्यय करनी पड़ती है, आंतरिक ऊर्जा थोड़ी सी खर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंतरिक ऊर्जा के अंदर कमी आ जाती है और गैस का ताप फलस्वरूप कम हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट हमने पढ़ा था उसी के अंदर हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट के व्यंजक का निर्धारण किया था, व्युत्पन्न किया था, और वो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसके वैल्यू क्या हो सकती है फॉर आइडियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है उसके मान का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदर्श गैस के अंदर जो अणुओं के मध्य में परस्पर जो आकर्षण बल है वो नगण्य होते हैं। उस स्थिति के अंदर जब गैस का हम रुद्धोष्म प्रसार करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा के अंदर कोई भी व्यय नहीं होगा, और जब आंतरिक ऊर्जा उसकी व्यय नहीं होगी तो उस स्थिति के अंदर आंतरिक ऊर्जा, सिस्टम का जो आंतरिक ऊर्जा है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फलस्वरूप गैस का जो ताप है वो भी कम नहीं होगा। तो जब गैस का ताप कम नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू जेटी का मान है वो दैट इज इक्वल टू 0। अब उसको हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि हमने आइडियल गैस के लिए अभी हमने बोला कि म्यू जेटी का मान हम 0 किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। म्यू जेटी इज इक्वल टू -1/Cp डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। इस व्यंजक का जो व्युत्पन्न है, इसका जो हमने डेरिवेशन है हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसका मैं लिंक दोबारा से यहाँ पर शेयर कर दूंगी जो आप रिवाइज कर सकते हैं जिसके बेसिस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो H है वो एंथैल्पी E प्लस पीवी के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम जब H की जगह E प्लस पीवी रखते हैं तो -1/Cp मल्टीप्लाई बाय डेल E प्लस पीवी डिवाइडेड बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम इसको दोनों ही फॉर्मूले को, जब हम E प्लस पीवी वाली जो इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -1/Cp इज मल्टीप्लाई बाय डेल E बाय डेल पी, और इसी प्रकार डेल पीवी बाय डेल पी हो जाएगा। अब अगर हम इस ऊपर वाली समीकरण को डेल वी से मल्टीप्लाई करें और डेल वी से ही अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इसको डेल वी से ही डिवाइड किया है और डेल वी से ही मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों ही जब फैक्टर्स के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि म्यू जेटी इज इक्वल टू -1 और मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया है डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसा कि हमने यहाँ पर इसको डेल वी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेल ई डिवाइडेड बाय डेल वी से, तो यहाँ तो हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा दिया। सो इसी जो डेल ई बाय डेल पी है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इसी प्रकार डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आदर्श गैस की हम बात करते हैं तो वहां पर डेल ई बाय डेल वी जो ये फैक्टर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है इसका मान जो है वो 0 हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर ये जो एक्सप्रेशन के अंदर जो पहला पद है डेल ई बाय डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो पद है ये 0 हो जाना चाहिए फॉर एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर हमने इस फैक्टर को हम 0 कर देंगे, और चूंकि जो डेल पीवी बाय डेल पी अगर हम आदर्श गैस के लिए देखते हैं तो पीवी भी वहां पर एक स्थिरांक के बराबर होता है। अगर हम इसका पी के साथ, अगर जैसा कि हमने पहले ग्राफ प्लॉट करके हम देख चुके हैं कि अगर हम पीवी को पी के साथ में अगर आलेखित करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब ये कि जो पीवी का जो फैक्टर है ये भी एक कांस्टेंट होगा अगर हमने इसको पी के साथ डिफरेंशिएट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो
निश्चित ताप के ऊपर डेल PV बाय P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस व्यंजक के अंदर पहला पद जो है वो भी 0 के बराबर हो गया, ये जो दूसरा पद है वो भी 0 के बराबर हो गया। जब ये दोनों ही पद 0 हो गए तो 0 into 1 minus 1 by Cp that would be also 0। So mu J का मान इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये 0 के बराबर हो गया। So the value of Joule-Thomson coefficient for an ideal gas is equal to 0। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान जो है वो 0 के बराबर होता है। अब हम वास्तविक गैस के लिए वॉन डेर वाल स्थिरांक का उपयोग करते हुए जूल थॉमसन जो गुणांक है उसका निर्धारण करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉन डेर वाल समीकरण P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT के बराबर होता है एक मोल गैस के लिए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो PV माइनस PB प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी A बाई वी हो गया, और इसी प्रकार A B बाय वी स्क्वायर, तो माइनस AB बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT कर दिया यहाँ पर हमने। चूंकि हम जानते हैं कि वॉन डेर वाल जो स्थिरांक है A और B इनके मान बहुत ही कम होते हैं, तो इस प्रकार जब भी अगर T और P का मान अगर सामान्य होगा तो उस स्थिति के अंदर भी V का मान जो है बहुत अधिक हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर हम AB बाय जो V स्क्वायर है इसको हम नगण्य मान सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अब हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वेशन को PV माइनस PB प्लस A बाय V, इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया, सो इज इक्वल टू RT। और PV इज इक्वल टू RT, PV को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस PV हो गया, और माइनस A बाय V जो है वो माइनस A बाय V हो जाएगा। तो इस प्रकार चूंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए, एक मोल गैस के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो PV इज इक्वल टू होता है nRT। सो PV इज इक्वल टू, जब एक मोल के लिए लिखेंगे तो वो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो PV इज इक्वल टू RT, और V इज इक्वल टू हो गया RT बाय P। तो ये जो समीकरण है इसके अंदर अब हम जो V है इसके स्थान पर यहाँ पर RT बाय P के द्वारा इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। A बाई V के अंदर जो V है उसको हमने RT बाई P से सब्सटीट्यूट कर दिया। सो PV इज इक्वल टू RT, जैसा कि यहाँ पर दे ही रखा है, RT है प्लस PB है, सो प्लस PB माइनस A बाई V है, तो V के स्थान पर हमने रख दिया RT बाई P, तो इस प्रकार से P ऊपर आ जाएगा, सो माइनस AP बाय RT। और अब इस समीकरण को हम 1 बाय P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि P से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर हमने इसको P से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, या P से 1 बाय P से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पहले वाले जो टर्म है उसमें V रह जाएगा, RT बाय P प्लस यहाँ पर P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ V रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऊपर P है, हमने इसको P से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा हमारे पास A बाय RT। तो डेल, अब अगर हम इसका इक्वेशन जो है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर के साथ कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, सो बचा हुआ रह जाएगा R बाय P प्लस A बाय RT। ये तो कांस्टेंट है, तो B कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, सो प्लस A बाय RT स्क्वायर। तो इस प्रकार हम जैसा कि अभी हमने कहा कि V इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमारे पास अभी ये भी आई थी, V इज इक्वल टू RT बाय P, इंटीग्रेशन करने से पहले जो इक्वेशन थी हमारे पास 1 बाय P से मल्टीप्लाई करने से पहले, तो ये इक्वेशन हमारे पास थी V इज इक्वल टू RT बाय P प्लस B माइनस A बाय RT, और यहाँ पर हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, सो A बाय RT प्लस B माइनस B इज इक्वल टू RT बाय P, और यहाँ पर हम अगर P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A बाय RT प्लस V माइनस B इज इक्वल टू RT हो गया, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AP बाय RT, और P को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं V माइनस B के फैक्टर से, सो इज इक्वल टू RT। अब ये जो समीकरण है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने जो AP बाय RT था इसको हमने PT से और डिवाइड कर दिया है। तो PT से मतलब दोनों जो पार्ट है इस इक्वेशन के जो दोनों पार्ट है उसको हमने किससे डिवाइड किया है, PT से। सो अब देख सकते हैं आप AP बाय RT है,
अब इसको हमने पीटी से डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय पीटी और हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म जो है ये वाली है पी वी माइनस बी, इसको भी हम पीटी से डिवाइड करेंगे, तो पीटी से डिवाइड कर दिया यहाँ पर हमने, और इज इक्वल टू आर टी बाय पीटी। और इन अदर वर्ड्स ये देखिए अब यहाँ पर p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर a बाय आर टी स्क्वायर प्लस v माइनस बी, p से p कैंसिल आउट हो गया, सो v माइनस बी बाई टी हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ रह गया हमारे पास r बाय p। अब जो हमें पहले इक्वेशन मिली थी प्रीवियस वाले पेज पर, जैसा कि आप देख सकते हैं डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू r बाय p प्लस a बाय आर टी स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर पुनः लिखा है। और यहाँ पर ये जो r बाय p आया है, इस r बाय p के स्थान पर अब हम ये वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो r बाय जो इस इक्वेशन में r बाय p की वैल्यू इस समीकरण से प्रतिस्थापित करने पर अब आप देख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आर बाई पी की जगह अब हम लिख देंगे ए बाई आर टी स्क्वायर प्लस वी माइनस बी बाई टी प्लस ए बाई आर टी स्क्वायर, तो यहाँ पर है ही है। अब ये देख सकते हैं दो फैक्टर हो गए, तो इसको हमने लिख दिया 2a बाई आर टी स्क्वायर प्लस वी माइनस बी डिवाइडेड बाई टी, और इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो है ही है। अब हमने उसमें से 1 बाई टी को कॉमन निकाल लिया, तो v माइनस बी बाई टी था तो 1 बाई टी निकाल लिया, तो हमने v माइनस बी रह गया। इसी प्रकार 2a बाई आर टी स्क्वायर था तो उसमें से हमने t बाहर निकाल दिया, तो बचा हुआ अंदर रह गया 2a बाई आर टी। और इस t को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो t डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी। और इन अदर वर्ड्स अगर इस v को हम इधर की साइड ले आते हैं तो ये माइनस v हो जाएगा, इज इक्वल टू अब बचा हुआ रह गया यहाँ पर 2a बाई आर टी माइनस b के बराबर। थर्मोडायनेमिकली या ऊष्मा गति की रूप से हम देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ये भी एक ऊष्मा गति के संबंध है जिसके अंदर v इज इक्वल टू t डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो इस प्रकार डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे लिख सकते हैं, v माइनस इसको अगर हम इधर की साइड ले आएंगे तो v माइनस टी डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स डेल एच बाय डेल P एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हमने बाहर साइन माइनस निकाल दिया तो ये हम इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, ये पॉजिटिव है, सो माइनस माइनस प्लस अगेन यही वाला फॉर्म आ जाएगा। बस इस जो इक्वेशन है इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया कि हमने बाहर जो है वो साइन लगा दिया माइनस का, बाकी अंदर यही है टी डेल वी बाय डेल टी है एट कांस्टेंट प्रेशर। v जो पॉजिटिव था यहाँ पर हमने माइनस लिखा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लिखा है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस v के बराबर हो गया। अब अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं जो कि हमने एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट के अंदर निकाली थी, डेल टी बाय डेल पी एच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय सी पी डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस प्रकार डेल एच बाय डेल पी एट जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसकी वैल्यू हम अभी जो हमने पूर्व में समीकरण में जो हमने ज्ञात की उसके द्वारा जो हमने यहाँ पर निकाली है ये वाली इक्वेशन के द्वारा इसका मान डेल एच बाय डेल पी जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसका मान प्रतिस्थापित कर दिया डेल एच बाय डेल पी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी डिवाइडेड बाय सी पी हो गया। इस प्रकार डेल टी बाय डेल पी एच इज इक्वल टू, अब हम इसकी जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसका मान किसके बराबर है, पहले वाले समीकरण के अंदर हम देख चुके हैं कि इसका मान होता है 2a बाय आर टी माइनस बी के बराबर है। तो यहाँ से हमने इसका मान प्रतिस्थापित कर दिया, इस पूरे टर्म का 2a बाय आर टी माइनस बी के बराबर हो गया। और इन अदर वर्ड्स इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस पहले था और यहाँ पर इसका मान माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन हट चुका है। अब ये हमारे पास आ गया डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू 1 बाय सी पी 2a बाय आर टी माइनस बी के बराबर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वैल्यू जो है वो म्यू जे टी के बराबर है, सो म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 बाय सी पी 2a बाय आर टी माइनस बी हो गया। अब म्यू जे टी का मान 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस बात पर निर्भर करेगा, 2a बाय आर टी माइनस बी की वैल्यू पर। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो नेचुरली इसकी वैल्यू 2a बाय आर टी की वैल्यू b से अधिक होनी चाहिए तभी पॉजिटिव हो सकता है। इसी प्रकार अगर 2a बाय आर टी की वैल्यू b के बराबर हो गई तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो म्यू जे टी का मान भी 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार 2a बाय आर टी की वैल्यू अगर b से लेस हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर म्यू जे टी का मान जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि cp तो कांस्टेंट है एक गैस के लिए,
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2a/RT की वैल्यू जब b से अधिक होगी तो म्यू जेटी का मान धनात्मक होगा। इसी प्रकार 2a/RT की वैल्यू जब b के बराबर हो जाएगी तो म्यू जेटी का मान जो है वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2a/RT की वैल्यू जब b से कम हो जाएगी तो म्यू जेटी का मान जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि म्यू जेटी का मान पॉजिटिव साइन से 0 होते हुए नेगेटिव हो जाता है। तो जब ये अपने साइन की जो वैल्यू है उसको जब चेंज कर रहा होता है तो उसी से संबंधित है इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप, the temperature at which Joule-Thomson coefficient changes its sign, that is equal to 0 is known as inversion temperature। तो ये जैसा कि अभी हमने देखा था कि वह ताप जिसके ऊपर किसी भी गैस का जूल थॉमसन गुणांक म्यू जेटी अपना चिन्ह बदलता है, यानी कि वह शून्य हो जाता है, तो उस ताप को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप। तो व्युत्क्रम ताप को हम टी आई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 कब होगी, जैसा कि अभी हमने देखा 2a/RT जब b के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति के अंदर म्यू जेटी का मान जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब हम इस कंडीशन के अंदर हम इस t को ti के द्वारा यानी कि व्युत्क्रम ताप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समीकरण से हम लिख सकते हैं 2a/RTi is equal to b और ti is equal to 2a divided by RB। अगर हमने t को इधर लेकर आ गए और b को नीचे लेकर आ गए तो इस प्रकार हमारे पास ti का फॉर्मूला आ गया 2a/RB। तो इस प्रकार वॉन्डरवाल गैस के अगर स्थिरांक a और b के अगर हमको मान ज्ञात हो, r की वैल्यू हमको मालूम ही है, तो हम किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप जो है उसका निर्धारण भी कर सकते हैं।